Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about assistant manager and accountant AAO and for DSSB PGT Commerce आपका राजस्थान उत्तराखंड एंड फॉर हरियाणा। ठीक है, तो इस समय आपका देखो जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें जो अकाउंट्स है उसमें बिजनेस फाइनेंस है, कॉर्पोरेट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो वो सारे हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको बिजनेस फाइनेंस करा रही हूँ। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे तो उसमें मैंने आपको पीजीटी कॉमर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं उसमें आपका स्लैश करके आपका असिस्टेंट मैनेजर एंड फॉर अकाउंटेंट भी उसी में रखूंगी। तो मैंने आपको उसमें बिजनेस फाइनेंस के 2 टॉपिक करा दिए हैं जिसमें हमने लीज फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने आपको उसमें अपलोड करी हुई है। इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हम कैपिटल से, मतलब आपको पता है हमारे यहाँ कैपिटल होती है, कंपनी स्टार्ट करने के पहले कैपिटल चाहिए होती है। तो 2 तरीके से होते हैं फाइनेंस करने के, या तो हम इक्विटी मतलब ओनर्स कैपिटल या तो इक्विटी या प्रेफरेंस ले लेते हैं, या फिर हम डेट का यूज करते हैं। तो डेट के अंदर आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं। तो ये डिबेंचर्स आते हैं और आपका जो ओनर कैपिटल है उसमें रिटेन अर्निंग भी आती है, वो भी उसी का पार्ट है। तो ये इनकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको डेट वाला पार्ट कराऊंगी, डिबेंचर का और प्रेफरेंस शेयर्स का भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हैज 2 बेसिक कंपोनेंट्स। तो जो हमें कॉस्ट निकालनी होती है लॉन्ग टर्म डेट की, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। One is the annual interest and the other arise from the amortization of discount given or premiums received when the debt is initially issued। तो क्या होता है? लॉन्ग टर्म जो डेट है उसके 2 कंपोनेंट है। एक तो एनुअल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, दूसरा कि अगर आपने उसको जब डेट इशू किया है इनिशियली स्टार्टिंग में तो उसको डिस्काउंट पे इशू किया था या प्रीमियम पे इशू करा था। ये चीज 2 जो ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं लॉन्ग टर्म डेट की। In order to simplify the calculation in this section, annual interest payment और debt are only taken into account। मगर अगर कैलकुलेशन को और इजी करना होता है तो इन्होंने डिस्काउंट और प्रीमियम इसमें नहीं लिया है। डेट को बेसिकली हम उसमें नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हमने इसको किस पे लिया है? हमने खाली किसको कंसिडर किया है? इंटरेस्ट पे जो कर रहे हैं हम डेट पर, उसके बेसिस पे हमने फॉर्मूले बनाए हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट जब इशू किया जाता है एट पार मतलब कि जो वैल्यू थी उतने पर ही, बिफोर टैक्स इफेक्ट। अब यहाँ पहले टैक्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको हम इससे लिखते हैं KDBT। फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय P। I आपका क्या होता है? इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है। P होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, क्या प्रिंसिपल अमाउंट था जिसपे आपने वो जितना आपने डेट लिया है। ठीक है। तो ये इसको हम KDBT को हम बोलते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है जब हम कॉस्ट ऑफ डेट रेज कर रहे हैं प्रीमियम और डिस्काउंट, या तो एट पार इशू किया था या तो हमने प्रीमियम पे ज्यादा पे या डिस्काउंट या कम रेट पे किया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इन केस ऑफ प्रीमियम द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी इंक्रीज बाय प्रीमियम। मान लो 100 का थे, एक फॉर एग्जांपल आप डेट मान लो अमाउंट 100 थी, प्रीमियम में आपने एक्स्ट्रा 110 पे किया, तो जो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इंक्रीज अमाउंट लेंगे। और इन केस ऑफ डिस्काउंट द प्रिंसिपल विल बी फेस वैल्यू लेस डिस्काउंट अमाउंट। और जब जब डिस्काउंट पे होगा तो जो फेस वैल्यू है उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करके जो आएगा उस प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है I डिवाइडेड बाय NP। NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डेट इन केस ऑफ डेट इशू एट प्रीमियम। अगर मान लो प्रीमियम पे किया है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाता है फॉर्मूला, कि 100 का था फेस वैल्यू, आपने प्रीमियम दिया 10 का, तो 1110 आपका न्यू क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड। वहीं पर अगर मान लो डिस्काउंट किया है तो फेस वैल्यू 100 का, मान लो डिस्काउंट है 20 का, तो नेट प्रोसीड आपकी हो गई 80। ये ऐसे निकलता है। इंटरेस्ट आपका वही रहेगा, यहाँ पर डिफरेंस बस ये है एट पार में तो प्रिंसिपल अमाउंट जो थी 100 था वही रहेगा, मगर अगर प्रीमियम है तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, नेट प्रोसीड निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जब हम टैक्स इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन प्रॉफिट। फर्स्टली इंटरेस्ट इज डिडक्टेड देन टैक्स इज पेड ऑन रिमेनिंग अर्निंग्स। तो आपने जब वो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ जाती है कुछ अमाउंट। तो सबसे पहले हम उसमें से माइनस करते हैं हमारा इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट है। देन हमारे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम माइनस करते हैं टैक्स, कितना टैक्स आया, तो आपके पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, या आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाती है। ये फॉर्मेट होता है, आपको आई होप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको एक और बार रिवाइज करा दिया है
कि हम जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से पहले सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम बाहर वालों का पैसा जो है वो उधार उतारें। तो इसलिए हम सबसे पहले जो उधार है मतलब कि जो लोन आपने लिया होगा या जो डिबेंचर्स आपने इशू कराए है तो उनका इंटरेस्ट की पेमेंट आप सबसे पहले करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप क्या हो जाता है, अब इसको हम लिखेंगे केडी से, क्योंकि ये है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, तो इसलिए हमने इसको केडी लिखा है। तो 1 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस टी के साथ जो आपका टैक्स रेट है। ठीक है, तो अब देखो इसको, और मान लो आपने प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किया है, तो अब हमारा वन, ये वन नहीं है सॉरी, ये आई है, आई डिवाइडेड बाय पी। और जब आप एट प्रीमियम या डिस्काउंट करते हैं तो आपका नीचे क्या आ जाता है, उस केस में नेट प्रोसीड आ जाएगा। तब आप वहां पर खाली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेंगे, उसमें से अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम ऐड करके नेट प्रोसीड निकालेंगे, और अगर डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट अमाउंट माइनस करके नेट प्रोसीड निकालेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आफ्टर टैक्स का। एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता दूं, फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। आपका ये क्वेश्चन है कि ए कंपनी लिमिटेड इशू कर दिया 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख एट पार। ठीक है, तो एट पार है तो यही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यही आपकी नेट प्रोसीड है, क्योंकि कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। ये आपका आ गया 5 लाख। इंटरेस्ट जो 10% लिखा होता है आगे डिबेंचर की, वो आपका इंटरेस्ट का रेट होता है। तो 5 लाख का 10% आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट की अमाउंट, दैट इज 50,000। फॉर्मूला क्या होता था जब आपको किसके बेसिस पे निकालना है, जब हम टैक्स रेट एप्लीकेबल करें, तो 1 अपॉन एनपी, सॉरी आई डिवाइडेड बाय एनपी 1 माइनस टी। ठीक है, आई आपका आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50%। 50% को हम लिख सकते हैं 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5% कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ऐसे ही जब आपका टैक्स रेट 40 होगा तो अब यहाँ पर 40% के लिए सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट तो वही रहेगी 5 लाख का 10%, 50,000 आपका इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड भी आपकी 5 लाख है, बस यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, यहाँ 0.4 हो जाएगा और इस वाले में 0.45 हो जाएगा। ठीक है, इस पे 6% आपका कॉस्ट ऑफ डेट निकला, यहाँ 5.5% निकला और यहाँ पे 5%। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टैक्स रेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब जैसे जैसे टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है, पहले 50 था, देन 40, 45, तो इससे क्या हो रहा है, आपका इसका अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे जैसे टैक्स रेट कम हो रहा है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है जिसमें एक्स कंपनी लिमिटेड इशू करती है 12% डिबेंचर ऑफ 2 लाख, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100। तो हमको इशू एट पार पे कंप्यूट करना है जब टैक्स रेट 20% है, प्रीमियम पे करना है जब 10% प्रीमियम टैक्स रेट 30 है, और इशू एट डिस्काउंट टैक्स रेट 40 है। तो हमको टैक्स एडजस्टमेंट दिखानी है ईच केस की। तो मगर जैसे कि हम एक बार बिफोर एडजस्टमेंट दिखाएंगे, एक बार आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब एक बार तो हम टैक्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक बार टैक्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो एट पार का फॉर्मूला होता था आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। देखो जब आप पर शेयर गिवन हो, 12% का मतलब है कि 12% आप एक डिबेंचर पे कर रहे हैं और एक डिबेंचर की कॉस्ट आपको 100 गिवन है। तो आप इससे भी अपना नेट प्रोसीड मतलब डिबेंचर का डिस्काउंट वो कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक शेयर की निकाल रहे होते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 12% ये आपका क्या आ जाएगा, पर शेयर के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर निकल सकता है। फुल अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख का 12% आप निकाल लोगे, 24,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इस 24,000 को आप डिवाइडेड बाय कर देंगे नेट प्रोसीड से, तो आपका आंसर 12% ही आएगा। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो आपको पता है आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस में टैक्स रेट 20% तो 0.20 ले लिया, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 0.80, तो ये आपका 9.6% आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा ना, टैक्स रेट होके आपकी कॉस्ट ऑफ डेट पहले 12% था, अब 9.6% हो गया, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है हमें डेट पे, डिबेंचर में। एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, प्रीमियम तो आपको पता है नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, पहले तो पार पे था तो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वही आपकी नेट प्रोसीड हो गई थी। अब एट प्रीमियम है तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल प्लस वो जो प्रीमियम है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 100 है शेयर की। ठीक है, 100 का 10% आपका प्रीमियम निकलेगा, तो वो 10 ही आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1110। ठीक है, प्रीमियम है तो आपका नेट प्रोसीड आ गया 1110। इंटरेस्ट आपका वही है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 1110, अब आपका 10.9% कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। अगर हमें टैक्स के साथ करना होगा तो वही आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हो जाएगा आपका, बस यहाँ 1 माइनस में टैक्स रेट
अब इसमें 30% था तो 0.3, 30 को हमने डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.30 हो गया। इसको सॉल्व किया तो आपका 7.63%। अब देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। एक आपको दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा चलो कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के दिखाओ। ऐसे बाकी डिबेंचर्स का, इक्विटी और प्रेफरेंस का भी आता है। अब आता है जब आपका एट डिस्काउंट बोला है तो शेयर की अमाउंट 100 थी -10, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा, तो आपका नेट प्रोसीड कितना निकल के आ जाएगा 90। आई आपका 12 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 90, और अगर टैक्स बने आफ्टर टैक्स निकालना है तो 1 माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7.9%। अब लिखा हुआ है दस कॉस्ट ऑफ डेट हैज टैक्स एडवांटेज, इट डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे टैक्स का अमाउंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इसके पास टैक्स बेनिफिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेड कंपनी लिमिटेड इशू 9% डिवेंचर ऑफ 6 लाख, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 एट पार, इट स्पेंड 20,000 as flotation expenses on issue of debt, compute the cost of debt if tax rate was 40%। अब देखो जो नेट प्रोसीड होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में जैसे हम या तो प्रीमियम को ऐड करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं हम जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं डेट को इशू करने में। ठीक है, फ्लोटेशन चार्जेस माइनस होते हैं, तो आपके पास नेट प्रोसीड मतलब प्रिंसिपल अमाउंट थी 6 लाख माइनस फ्लोटेशन चार्जेस आपके थे 20,000, तो आपकी नेट प्रोसीड कितनी आ जाएगी 5,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट अमाउंट हम निकाल लेंगे कितना 6 लाख का। ठीक है, आप 9% करेंगे तो ये आ जाएगा 54। देखो जो इंटरेस्ट निकलता है वो एट पार वैल्यू वाली पे ही निकलता है। ठीक है, नेट प्रोसीड पे नहीं निकालते हैं हम उसे, फ्लोटेशन चार्जेस ये सब माइनस करने से पहले ही निकालते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी करा था जिसमें मैंने आपको हर बार इंटरेस्ट 12 लेने के लिए कहा। प्रीमियम हुआ, शेयर की अमाउंट 110 हुई थी, मगर हमने इंटरेस्ट पे कोई चीज नहीं लाया क्योंकि वो हमारा एट पार वाला ही चाहिए। ऐसे यहीं पे एट पार वैल्यू चलेगी, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 54,000 और आपकी नेट प्रोसीड 58%, 5,80,000 है, 1 माइनस में टैक्स रेट आपका 0.40, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.58। ये चीज जरूरी है कि आप इंटरेस्ट की अमाउंट क्या लेते हैं, एट पार पे ही निकालते हैं, जो आपकी पार वैल्यू होती है दैट इज 6 लाख। अगर आपको इस पे डिस्काउंट लगाना है तो डिस्काउंट आप इस पे निकाल लो, मगर इंटरेस्ट आपका एट पार पे ही निकलेगा, चाहे आपने प्रीमियम पे किया हो चाहे डिस्काउंट पे किया। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, आपको पता है रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है, जिसको आप एक टाइम पीरियड में उसको रिडीम कर सकते हैं, एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड में आप उसको रिडीम करके अपना पैसा ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये शॉर्टकट मेथड है, केडी का फॉर्मूला होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये है रिडीमेबल। तो आई प्लस में 1/n, पी माइनस में np डिवाइडेड बाय 1/2 p प्लस में np और मल्टीप्लाई में आपका 1 माइनस टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर इन विच डेट इज टू बी रिडीम, कितने साल के लिए आपने, मान लो 10 साल के लिए अपने डेट इशू करवाए थे, 20 साल के लिए किए थे, तो एन आपका नंबर ऑफ ईयर्स आ जाता है। पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, एनपी आपने पढ़ा था नेट प्रोसीड, और आपका टी आपका क्या है, टैक्स रेट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करूंगी करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें क्या होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% डिबेंचर इशू बाय विकास लिमिटेड, फेस वैल्यू 100 है, अमाउंट है 2 लाख, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, लाइफ है 7 ईयर। तो आपको जब लाइफ दे दिया जाए तो समझ लो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे उसमें। तो एक बार तो इशू एट पार किया है, रिडीम एट पार ही हुआ है, एक बार इशू एट प्रीमियम किया है, एक बार इशू एट डिस्काउंट किया है। तो 12% डिबेंचर है 2 लाख के, फेस वैल्यू 100 है, डिबेंचर इशू एट पार एंड टैक्स रेट इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, टैक्स रेट आप लिख लो कि 20% है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आई प्लस 1/n मल्टीप्लाई में p माइनस में n, np अपॉन में 1/2 p प्लस में np मल्टीप्लाई में 1 माइनस में t। अब आई कैसे निकलता है, जो आपको 12% गिवन है, वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख का आप 12% निकाल लेंगे तो आपका 24,000 आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया आपका 24,000, पार पे ही आपने इशू किया है, तो मतलब 100 पे ही इशू किया है, तो अमाउंट वही रहेगी 2 लाख। आप यहाँ से डिवेंचर्स के नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल सकते हैं, 2 लाख के थे टोटल, 100 का एक है तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके कितने हैं, 2,000। ठीक है, एट पार पे ही इशू हुआ है तो 2,000 इंटू में 100, यही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी पी।
2 लाख माइनस में नेट प्रोसीड, देखो एट पार पर ही रिडीम हुआ है तो आपने ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो नेट प्रोसीड भी आपकी 2 लाख ही हो जाएगी, 100 ही हो जाएगा पर डिबेंचर। तो 1/7 P माइनस एनपी होता है 2 लाख माइनस में 2 लाख डिवाइडेड बाय 1/2 ब्रैकेट में 2 लाख प्लस 2 लाख, क्योंकि P प्लस में एनपी होता है मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी। ये तो आपका जीरो हो जाएगा, 2 लाख माइनस 2 लाख 24,000 डिवाइडेड बाय, इनका टोटल करोगे 40,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.8, 1 माइनस में 0.20, तो आपका आ जाएगा 9.6। अब आपने ये तो पूरे शेयर्स पूरे डिबेंचर अमाउंट के साथ किया है, आप पर के साथ भी कर सकते हैं, पर डिबेंचर। इंटरेस्ट अमाउंट आपकी पर कितनी थी 12%, तो हम उसको 12 ले लेंगे, हमारा इंटरेस्ट 100 था एक डिबेंचर की वैल्यू, तो 12% उसका कितना हो जाएगा, देखो 12 ही आएगा, तो इंटरेस्ट हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पार पर ही इशू हुआ है तो 100 हुई, नेट प्रोसीड भी आपका पार पर ही है 100 हुआ। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो आई आपका है 12 प्लस में 1/7, 100 माइनस 100 अपॉन में 1/2, 100 प्लस में 100 इंटू में 0.1 माइनस 0.2 ही करेंगे तो 0.80 आ जाएगा, ये आपका आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका 9.6% ही आएगा। ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये 12 और ये 100 प्लस 100 200 डिवाइडेड बाय 100 100 हो गया इंटू में 0.8, इसको आप डिवाइड कर लो तो ये आपका 6/50 आ जाएगा, और इसको भी अगर आप डिवाइड करके देखेंगे ये भी आपका 6/50 ही आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, या तो आप फुल अमाउंट से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करनी है तो पर शेयर या पर डिवेंचर लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जब हमने प्रीमियम पे किया है, तो अब देखो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपकी वही रहेगी 2 लाख, है ना, या फिर अगर उसे पर शेयर के हिसाब से कर रहे हैं तो वो 100 ही रहेगी। वहां पर आपने अब प्रीमियम किया है तो 2 लाख का 10% आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो कितना आ जाएगा 20,000, तो आपकी नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम, तो आ जाएगा 2,20,000। यहाँ पे 100 था, प्रीमियम 10% है तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो नेट प्रोसीड की जो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 10 प्रीमियम, तो 1110। फॉर्म में वैल्यू पुट कर लो, ये वाली करके देखो, ये आपको ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, इसका आ जाएगा 7.04, इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो यहाँ पर भी यही सेम आंसर आएगा। अब एट डिस्काउंट आ जाएगा, तो अब डिस्काउंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 2 लाख ही है, नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट निकलता है इस वाली वैल्यू पे जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 लाख का आप निकालेंगे 10% तो आ जाएगा 20,000। अब क्या हो जाएगा 2 लाख में से आप माइनस करेंगे 20,000 तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000, आपका नेट प्रोसीड आ गया, यहाँ हमने 1,80,000 डाल दिया। इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट वही 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख प्लस 18,000 1,80,000 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.48%। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग मेथड्स के साथ। ऐसे ही क्वेश्चन आपका किसी पर भी आ सकता है, तो आपको आने चाहिए। क्या होता है हमें फॉर्मूले याद होते हैं मगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें इंटरेस्ट लेना है, कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, टैक्स क्या रेट रहेगा, नेट प्रोसीड क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने डेट की कॉस्ट निकालनी सीख ली, अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की निकालेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, देयर इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ पेमेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर व्हेनेवर द डिविडेंड इज पेड टू दैट। कई बार क्या करते हैं ना, वो अपना डिविडेंड के टाइम पे फिक्स परसेंट ऑफ पेमेंट बोल देते हैं कि हमें 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, the payment of dividend to the preference shareholders depend upon the discretion of the board of director, but it does not mean that preference share capital has no cost, since dividend is paid out of profit after tax and thus there is no tax advantage on the cost of preference share capital। आपको पता है कि कैसे डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स को आपको पता है डिविडेंड मिलता है, उनको कैसे पेमेंट करनी है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, मगर ये नहीं है कि हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, वो हम निकालते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है जब टैक्स पेमेंट हो जाती है। तो मैंने आपको ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट माइनस करवाया था तो ईबीटी निकल के आया था, फिर टैक्स माइनस किया था तो आपके पास आया था अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इसमें से हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देते हैं। आपको पता है इक्विटी से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो वहां उनका डिविडेंड हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब बाहर का सबका पैसा दे दिया है, प्रेफरेंस को भी दे दिया। तो क्या होता है जैसे आपको आपने देखा होगा डिवेंचर्स में ना टैक्स बेनिफिट होता था, आपको पता है ना, जैसे टैक्स रेट हाई होने लगता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने लगती थी डिवेंचर की कम होने लगती थी, तो उसमें टैक्स बेनिफिट था, मगर प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कुछ नहीं है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट
2013 इंडिया प्रेफरेंस शेयर हैज बीन डिफाइंड लाइफ। अब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स की एक डिफाइंड लाइफ होती है, वो कुछ साल बाद हम रिडीम करने ही करने होते हैं। Therefore, there has to be redeemed as when the maturity period arises. जैसे ही उनका पीरियड आता है, हम उसे अराइज होता है, हमको उसको रिडीम करना पड़ता है। सेकेंडली, नो शेयर विल डिस्काउंट इशू एट डिस्काउंट, दस प्रेफरेंस शेयर विल बी ईदर एट पार और प्रीमियम। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिबेंचर्स को इशू किया था पार पे भी, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। प्रेफरेंस को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, हम उनको खाली पार पे करते हैं या फिर प्रीमियम पे करते हैं। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। दस नेट प्रोसीड विल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। तो कभी भी, जैसे आपकी फेस वैल्यू 100 थी, तो नेट प्रोसीड कभी भी फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। 100 हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। However, any expenditure incurred on the issue of shares may be deducted from the face value as exceptional. अब आपको पता था कि जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस डिबेंचर्स में बताया था, जो आपकी फेस वैल्यू होती है, हम उसमें से फ्लोटेशन चार्जेस या फिर कोई भी एक्सपेंसेस जो इसको इशू करने पे लगते हैं वो माइनस करते हैं। ऐसे ही प्रेफरेंस में भी हम नेट प्रोसीड निकाल रहे हैं, तो हम फेस वैल्यू में से जितने भी कोई एक्सपेंसेस उसको इशू करने में लगे थे वो डिडक्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला है, ये आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डी प्लस में 1/n ब्रैकेट में आरबी माइनस में एनपी डिवाइडेड बाय 1/2 ब्रैकेट में एनवी आरबी प्लस में एन। तो के आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डी आपका डिविडेंड हो जाता है जो एनुअली पे करते हैं, आरबी आपकी हो जाती है रिडेम्पशन वैल्यू, और नेट प्रोसीड आपका एनपी है, जिसमें अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करते हैं, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं। बाकी हम इसमें से माइनस डिस्काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पे हम अपने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इसमें रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकलती है, नेट प्रोसीड आपको पता है, रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकलेगी हम वो चेक करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, हर्षिता कंपनी लिमिटेड इशू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर आर इशू एट पार। एक बार पार पे निकालना है, एक बार प्रीमियम पे निकालना है। एज्यूमिंग द शेयर विल बी रिडीम ऑन द 10th ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि 10th ईयर पे उसको रिडीम कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे, तो ये आपको रिडीमेबल वैल्यू निकल आएगी। तो प्रीमियम पे हमने इसे रिडीम किया है, उस पे वो भी आपकी निकलती है कि रिडीम आपकी प्रीमियम पे करी गई है या किस पे किया गया है, या एट पार ही किया है, जितनी वैल्यू थी उतने पे रिडीम हो गया है, तो वो आपको मेंशन होगा। इशू एट पार किया था और रिडम्पशन एट प्रीमियम किया है, ठीक है। अब देखो डिविडेंड निकालेंगे सबसे पहले, तो डिविडेंड कितना होगा, आपके कितने शेयर है, 5 लाख के शेयर है। रिडेम्पशन के आगे, प्रेफरेंस शेयर के आगे जैसे डिबेंचर में लिखा था ऐसे इनका भी लिखा होता है, कितना परसेंट मिलना है, 12% होता है, फिक्स्ड है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60,000 आपका आ गया डिविडेंड, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर आपके 10 है तो 1/10 हो जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू आपकी गिवन है एट प्रीमियम, शेयर कितने का था, 5 लाख का, ठीक है। उसे प्रीमियम पे किया है तो 5 लाख का 10%, क्योंकि हम फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो कुछ भी। तो ये आपका आ जाएगा 50,000। तो 5,50,000 आपकी आ गई रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कि जब इशू किया था, इशू किस पे किया है, एट पार किया है, तो मतलब जितनी प्रिंसिपल अमाउंट थी 5 लाख उतने पे हमने इशू किया, तो 5 लाख माइनस 1/2 जितनी भी रिडम्पशन वैल्यू है प्लस आपकी नेट प्रोसीड इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.38%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे एट प्रीमियम पे जब इशू किया है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करेंगे। अब देखो इशू भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो नेट प्रोसीड निकालेंगे, मतलब कि जब इशू किया था तो 5 लाख का था प्रिंसिपल वैल्यू, प्लस इसमें प्रीमियम की अमाउंट करते हैं जब हम इशू करते हैं। प्रीमियम पे किस पे निकलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है, कितना, 10%। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50,000, तो 5,50,000 आपकी नेट प्रोसीड आ गई, ठीक है। अब जो रिडम्पशन वैल्यू निकलती है वो मैंने बताया है आपकी किस पे निकलती है, उसमें जो प्रीमियम निकलता है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है, जो आपको गिवन है 5 लाख। ये नहीं है कि हमने इशू किया है 5,50,000 पे तो उस पे हम निकालेंगे, नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसी पे। तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000, 5 लाख प्लस 50,000 आपकी रिडम्पशन वैल्यू भी 5,50,000 हो गई, ठीक है। तो 5,50,000 माइनस 5,50,000 यहाँ नीचे ऐड हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो आपकी कुछ पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.91। तो ये था आपका जब हमने रिडम्पशन किया एट प्रीमियम और इशू भी किया प्रीमियम पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम रिडम्पशन वैल्यू निकालते किस में, प्रीमियम किस अमाउंट पे निकालते, तो वो हम प्रीमियम पर ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे निकालते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी चीजें। अब हमने आज डेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालते हैं डेट, उनकी कॉस्ट वो देखा। कल हम करेंगे इक्विटी की जो कॉस्ट निकालनी होती है, क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट निकालने के बहुत सारे मैथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं, 4-5 है उसमें करने के लिए। इनमें तो एक एक दो दो फॉर्मूले हैं, तो इजी है, उसमें थोड़े ज्यादा कंसेप्ट है, तो उनको हम कल करेंगे। रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल वर्क, उसकी पूरी कंपनी की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ कैपिटल, पूरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सो बाय।